हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। देखो, आज की सीरीज में मैंने कुछ आपके 10 से 20 क्वेश्चन, शायद 20 क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और जो कि आपके, अगर आप फ्रेशर हो या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन जनरली आपके 100% आपसे पूछे जाएंगे। 20 में से आई होप 10 से 12 क्वेश्चन तो आपसे पुटअप किए ही जाते हैं। ठीक है, मैं आपको विद ब्रीफ के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा और बने रहिए। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंसेस बिटवीन M20 एंड 25 ग्रेड। ठीक है, देखो सबसे पहले जो M होता है ना, इसका मतलब होता है M फॉर मिक्स। ओके, जो भी जो भी ग्रेड है आपकी, M20 है तो M20 का मतलब इट हैज़ द स्ट्रेंथ 20 MPa। ठीक है, और M25 का मतलब इट हैज़ द स्ट्रेंथ 25 MPa। ठीक है, अगर मैं 30 की बात करूं तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 30 MPa, और MPa का मतलब क्या है, 30 न्यूटन पर mm²। ओके, इसका मतलब ये है, आप जब इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे तो 28 डेज में इसकी स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे M20 के लिए सबका केस कितने में चेक करें, 28 डेज में। ठीक है, फाइनली जो स्ट्रेंथ आती है वो 28 डेज में आती है। तो M20 का कितना हो जाएगा, कितना चाहिएगा हमें स्ट्रेंथ, 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैप लेंथ इन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लैप लेंथ इज एक्स्ट्रा लेंथ गिवन टू ओवरलैप 2 बार्स। होता क्या है, ये आपका कोई कॉलम है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, ये आपने कॉलम कुछ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, आपको नेक्स्ट फ्लोर पे या जाना है तो अगला जो आप इसमें कनेक्ट करेंगे, ये वाला मैंने स्टील दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो आप एक सरिये को दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इसको लैप लेंथ बोलते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द हाइट या टू मेक द कनेक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग बार टू न्यू बार। ओके, तो इसको मैं लैप लेंथ बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या इतना लेते हैं, 50D, कंप्रेस इंजन में 40D। आजकल क्या है, आर्किटेक्चर मोस्टली मैं ड्राइंग्स देख रहा हूँ वो 50D ही कंसीडर कर रहे हैं। ये आपको जनरल नोट्स में ड्राइंग में प्रोवाइड होगा कि कितना लेना है, सो डोंट वरी, मैंने आपको बता दिया और लैप लेंथ किसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कवर। देखो, कवर इज द गैप बिटवीन द स्टील एंड आउटर सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, देखो जैसे ये मेरी कोई फुटिंग है, ये कॉलम, मैं इसमें स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैंने स्टील डाला। अब देखो मैंने इसमें ना एक कवर प्रोवाइड किया है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कंक्रीट सरफेस, ये क्या है आपका स्टील। तो इन दोनों के बीच में ये जो मैंने गैप दिया है, ये वाला, या मैं कह सकता हूँ ये साइड, इसको साइड कवर बोलेंगे, इसको बॉटम कवर बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, जिससे आपका जो स्टील है, ये रेड कलर का जो बार है, ये आपका ओपन टू वेदर ना हो, वेदर के कांटेक्ट में ना आए, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, जिससे इसको रश से बचाएगा ये, और इसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए कवर देते हैं। फुटिंग, ये कुछ जनरल कवर्स हैं, फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40, बीम के लिए 20 बीम के लिए 25, स्लैब के लिए 15 से 20 mm। और ये आपको ड्राइंग में जब भी आप काम करेंगे वर्किंग ड्राइंग के साथ, आपको वैसे भी दिया होगा, ड्राइंग में मेंशन रहता है जो साइड नोट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंसेस है। देखो, ये आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो रख लीजिए, नहीं मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता देता हूँ। ये मेरी बीम है, ठीक है, जो मेरी स्लैब आएगी, ये मेरी स्लैब है, ठीक है, और ये मेरी बीम साइड से दिख रही है। ये मैंने सपोज यहाँ से इसका सेक्शन काटा है, एक्स डैश,
ठीक है, ये एक्स सेक्शन है। तो है क्या, ये जो मेरी स्लैब है ना, इस पे जो स्लैब आएगी बीम से, ये मेरी पहला बीम ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, 4 ये था, ठीक है। बीम हो या शियर बोलो, ये मेरी इसकी बोथ साइड, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों ही रेस्ट कर रही है बीम पे या हो सकता है शियर वॉल पे, ठीक है। तो जनरली मैं बीम का टर्म यूज करूँगा, तो ये बीम्स पे चारों तरफ से रेस्ट की हुई है। तो इसका सिंबल भी आप ड्राइंग्स में देखेंगे ना, तो स्टील का ऐसे देखेंगे, मतलब इसमें स्टील बोथ साइड गया होगा। अगर अब वन वे का केस और बता देता हूँ तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। वन वे, ये है मेरी स्लैब, ठीक है। मेरा स्टील इसमें ऐसे सिंबल दिखेगा आपको ड्राइंग में। इसमें जो मेरा स्टील है वो खाली जो मेरी स्लैब है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में और यहाँ पे सपोर्टेड है बस, ठीक है। हो सकता है इधर आपके बीम दे रखे हों इस तरीके से, 3D दिखा देता हूँ थोड़ा सा बना के, ठीक है। ऐसे वो एक ऊपर बीम होगा, तो 2 साइड से ये रेस्ट है, इसलिए इसको मैं वन वे बोलूँगा। और इसमें स्टील भी मेन बार इस तरीके से आएगा जब आप साइड पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये इधर से और इधर से सपोर्टेड नहीं है, तो इसको मैं वन वे बोलता हूँ। और ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेंथ अपॉन विड्थ, ठीक है। अगर लेस देन 2 है या बराबर 2 है तो ये वन वे रहेगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट है, ग्रेटर देन 2 है, तो ये आपका 2 वे स्लैब, सॉरी 1 वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। ये केस 2 वे का है और ग्रेटर देन 1 वे। अगर आप इसको ना भी याद रखें तो भी चलेगा, आपको बस ये डायरेक्ट प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर आपकी चारों साइड से रेस्ट हो रही है, ठीक है, तो आपका ये 2 वे स्लैब है। अगर 2 साइड से ये आपका स्लैब जो है वो सपोर्टेड है तो वो 1 वे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द क्योरिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, क्योरिंग कीप्स द कंक्रीट मॉइस्ट, स्टॉप द क्रैक्स, हेल्प टू गेन द स्ट्रेंथ और सेट प्रॉपर्ली। मिनिमम टाइम इसका रहता है 7 से 14 दिन। देखो होता क्या है, जब आप कहीं भी कंक्रीट पोर करते हो किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मेंबर में, आप चाहे वो बीम हो या कॉलम हो या स्लैब हो, तो कंक्रीट क्या है, अपने आप को सेट करने के लिए एक रेट ऑफ हाइड्रोजन की प्रोसेस चलाता है, ठीक है। तो उसमें से क्या हीट जनरेट होती है। तो क्या है, अगर आप उसे क्यूरिंग नहीं करोगे तो वो जो अंदर का जो सीमेंट के साथ पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा वेदर के टेम्परेचर के कारण। सो उस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 100% नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे को अपने मेंबर को मॉइस्ट रखना है, जिससे अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो और जो अपना कंक्रीट है वो वीकन ना हो, ओके। सो साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ये है विदाउट मोटर। विद मोटर आपका 200 बाई 100 बाई 100 mm, ओके। What is the bearing capacity of soil? The maximum loads soil can carry without failure. कोई भी बिल्डिंग बनाते हो आप, कितने भी माले की हो, 1 से 20 हो, 1 से 10, तो कहीं ना कहीं ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये नीचे की सॉइल है। तो भी ये सीधी सी बात है, सॉइल की तो रेस्ट कर रही है, आप पूरा लोड किस पे आएगा, सॉइल पे। तो सॉइल की आपको बेयरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए ना, कि मेरी सॉइल लूज है या हार्ड सॉइल है, तभी तो आपको पता लगेगा कि फाउंडेशन कैसा डिजाइन करना है मेरे को, कि मेरे को पाइल फाउंडेशन लेना है, राफ्ट फाउंडेशन लेना है, इसोलेटेड फुटिंग्स लेनी है, ठीक है। सो सबसे पहला, बिफोर स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू कंडक्ट द सॉइल टेस्ट, ठीक है।
मैक्सिमम एक सॉइल कितना लोड कैरी कर सकता है विदाउट फेलियर, दैट्स कॉल्ड द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लम टेस्ट. स्लम टेस्ट आप करते हैं वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए कंक्रीट में. ठीक है, ये कुछ साइजेस रहते हैं यहाँ पे 100, 200 mm और हाइट 300. ये कौन है? ठीक है, तो वर्केबिलिटी के लिए आप ये जो है स्लम टेस्ट आप करते हो. ठीक है, मोर स्लम, मोर वाटर, मोर फ्लो. मैंने वैसे जो आंसर्स दिए हैं बहुत ही लिमिटेड और सेपरेटेड लाइन्स में दिए हैं. आपको ज़्यादा थ्योरी टाइप नहीं दिया, वो आप वैसे भी याद रखेंगे तो आपके माइंड में रहेंगे. यूनिट वेट ऑफ द स्टील कितना होता है? 7850 kg पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, ये होगी आपकी डेंसिटी. M = VD एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, मास ये केजी में, ये वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, ये डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर में. ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इससे आप स्टील का वेट भी निकाल सकते हो. लेकिन यूनिट वेट में आप ये डायरेक्ट एक थंब फॉर्मूला याद रख सकते हैं, D²/162. सपोज आपको 8 mm का निकालना है यूनिट वेट. यूनिट का मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए. ठीक है, 1 मीटर सरिये आपके स्टील का वेट कितना होगा मैं निकाल के दिखा रहा हूँ. यहाँ पर D था ना, D 8 × 8 सब मोस्टली आपको क्लियर होगा, जनरल फार्मूला है. ठीक है, 64/162 कितना आ जाएगा? 0.395 kg पर मीटर लेंथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेग्रीगेशन इन कंक्रीट? मींस सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स. देखो कंक्रीट में क्या क्या मिक्स रहता है आपका? सीमेंट रहता है प्लस फाइन एग्रीगेट्स रहते हैं जैसे सैंड हो गया, प्लस कोर्स एग्रीगेट जैसे आपकी रोडी हो गई 10 mm 20 mm. ठीक है, जो इस तरीके के आप देखते हो. ठीक है, फाइन सैंड, फाइन एग्रीगेट में सैंड हो गया, सीमेंट ही. इसमें क्या होगा आपका कंक्रीट से क्या सीमेंट सैंड एग्रीगेट अलग अलग हो जाएंगे, बिखरे बिखरे से नजर आएंगे आपको. ठीक है, वो कंक्रीट के सेग्रीगेशन के कारण होता है. अगर ऐसा होता है तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्वालिटी तो कंप्रोमाइज हो ही गई. ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस वाटर और बैड मिक्सिंग. अगर आपका कंक्रीट प्रॉपर मिक्स नहीं है, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर मिक्स नहीं हुई हैं, या आपने पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया, तो ये क्या है, एक दूसरे प्रॉपर होमोजीनियस मिक्स नहीं बनता है और लीड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट. सो आपको पानी मिलाने से साइड पे अवॉइड करना है. कई बार इंजीनियर पानी मिला देता है साइड पे कि लेबर को इजी रहेगा खींचना उसको, पर वो कंक्रीट के फेलर का कारण भी बन सकता है ना भैया. सो व्हाट इज द ब्लीडिंग इन कंक्रीट? ब्लीडिंग भी सेग्रीगेशन का ही बड़ा भाई है. ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पानी मिलाते हैं तब आता है. उसमें तो सारी चीज़ें अलग हो गई सेग्रीगेशन. इसमें क्या होता है, सीमेंट सिलरी यानी सीमेंट और पानी. सपोज ये आपका कंक्रीट है, ठीक है, इसमें से क्या होगा, ये आपका सीमेंट और स्लरी ऊपर आने लगेगा. मैंने ब्लीडिंग का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, थंबनेल पे आप देख लेना, आपको मिल जाएगा कैसे पिक्चर्स बनते हैं. ठीक है, इस तरीके से इसको मैं ब्लीडिंग बोलता हूँ. ये भी पुअर मिक्स और वाटर, दोनों के रीजन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है पहचान में. ठीक है, पानी इसमें ऊपर आ जाता है और सेग्रीगेशन में क्या होता था, सारी चीज़ें बिखरी बिखरी सी नजर आएंगी आपको, सेपरेट हो जाती हैं. व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर आरसीसी? ठीक है, देखो पहले आप आरसीसी के लिए, मुझे याद है अच्छे से, जब मैंने 2010 में अपना जो करियर शुरू किया था, तो उसमें जो आरसीसी के लिए ग्रेड M15 को जनरली बुक्स में मिलता था, लेकिन अब बुक्स में भी अपग्रेड हो गया. अब आपको M20 बोलना है, ना कि M10 M15 सॉरी.
M7.5, M10, ठीक है। ये आपकी सीसी की ग्रेड है, पीसीसी, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और आरसीसी और M15 भी अब ना तो इसको पीसीसी में रखोगे ना आरसीसी में, ठीक है। तो जनरली आजकल अवॉइड किया जाता है, M15 कहीं यूज में आ नहीं रहा है। तो M20 आप ले सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ उतना रिक्वायर्ड नहीं है हाई स्कूल। देखो लोअर ग्रेड यानी पीसीसी की बात करें, नॉन स्ट्रक्चरल वर्क के लिए आप ये कर सकते हैं, 2 ग्रेड्स हैं आपके पास। सो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टीरअप्स इन द बीम एंड कॉलम। देखो क्या कह रहा है, स्टीरअप समझ रहे हो ना, आप रिंग्स को बोल रहा है। ये स्टीरअप्स का तो मेन काम यही है, अपने स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखना। अर्थक्वेक में वो उसको मजबूती के साथ होल्ड करता है। चाहे वो कॉलम है तो कॉलम के सरिये बने देगा, ये मेरा कॉलम है ये, ठीक है। तो ये जो स्टीरअप्स है ये इसको होल्ड करके रखेगी, ठीक है, चाहे वो बीम हो या कॉलम हो। देखो क्या बोल रहा है, टू होल्ड्स द मेन बार इन प्लेस टू रेजिस्ट द शियर फोर्स। शियर फोर्स के कारण जो जनरेट होती हैं बेंडिंग मोमेंट्स जो जनरेट होंगे, उन सब चीज़ों को ये आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टीरअप्स इज द मेन पार्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट फॉर योर स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीसीसी एंड आरसीसी? प्लेन सीमेंट कंक्रीट विद नो स्टील रहता है इसमें, कोई रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट फुल फॉर्म पूछ रहा है, और ये स्टील बार्स होते हैं, ठीक है। आरसीसी स्ट्रॉन्गर बिल्कुल होगा क्योंकि स्टील डला, और ग्रेड्स भी होता है, यूज्ड फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और वर्क। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म वर्क एंड शटरिंग? फॉर्म वर्क और शटरिंग टेम्परेरी मोल्ड्स होते हैं। सपोज आप कोई स्लैब डालना है, कोई कॉलम कास्ट करना है, कोई बीम, सबसे पहले साइड शटरिंग तो बनाओगे भैया, तो उसी में तो कंक्रीट होल्ड करोगे, ठीक है। तो जनरली ये मोल्ड की तरह काम करता है, इट्स होल्ड द वेट कंक्रीट इन शेप, जिस भी शेप में आपको रखना है, जो भी स्ट्रक्चर का डिजाइन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हनीकॉम्ब इन कंक्रीट क्या है? कंक्रीट के बीच में कोई एम्प्टी स्पेस बच जाना या होल्स रह जाना ड्यू टू पुअर कॉम्पैक्शन और वाइब्रेशन बाय द वाइब्रेटर, ओके, ठीक है। पुअर कॉम्पैक्शन के कारण उसमें कोई कंक्रीट में आपका होल रह जाना। कंक्रीट में होल रह गया इसका मतलब वो कंक्रीट को वीक करेगा, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हनीकॉम्ब से आपको अवॉइड करना, प्रॉपर कॉम्पैक्शन देना जब भी आप कहीं भी कोई भी काम करें। What is the difference between the raft and isolated footing? राफ्ट कुछ इस तरीके की रहती है, हाई मास, इस पे सारे कॉलम सब आपके ऊपर आ जाएंगे। प्लान दिखाऊंगा मैं, ये आपका प्लान, ये मेरे कॉलम्स, ठीक है, लेआउट। तो ये मेरी राफ्ट थी, सारे पूरा होल स्ट्रक्चर आपको इस पे आ गया, ठीक है। फुल स्लैब अंडर द स्ट्रक्चर यूज फॉर सॉइलेज वीक, ठीक है। ये सैंडविच की तरह काम करता है। जब सॉइल आपका वीक है तो पूरी एक लेयर ही डाल देते हैं पूरी बिल्डिंग के नीचे। हाइट भी अच्छी खासी रहती है, कई जगह पर होता है आपके 1 मीटर या 1.5 मीटर तक चला जाता है इसका हाइट, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? कुछ इस तरीके का आपने फुटिंग देखे होंगे, सपोज 1200 या 2400 बाई 2400 का, ठीक है। ये मेरा कॉलम, अगर मैं इसको आइसोलेटेड को ऊपर देखूँ तो प्लान कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। कितना था ये? 2400, ये 2.4, ये कॉलम है सब 600 बाई 600 का, 600। वेट ए सेकेंड, 1 मिनट। थोड़ा पीडीएफ इधर से उधर हो गया, 1 मिनट। Where we were, ठीक है। तो मैंने आपको राफ्ट और आइसोलेटेड फुटिंग बता दिया। आइसोलेटेड कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल सिंगल हर कॉलम के अलग अलग फुटिंग्स हैं, ठीक है। कई बार आपने कंबाइंड फुटिंग भी रहेंगी, तो कंबाइंड फुटिंग कुछ इस तरीके से रहती है। आप देख रहे हैं ये फुटिंग इसका एक ही है,
लेकिन कॉलम अपने दो हैं, 1 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, राफ्ट फुटिंग आपको क्लियर, आइसोलेटेड क्लियर, आई होप। बीबीएस क्या है? क्या हो जा रहा है ये? एक मिनट, लेट मी चेक। देखिए, बीबीएस के बार बेंडिंग इंस्टीट्यूट। BBS is a chart showing the detail of the steel length, size, shape, cutting, bending and use for site and estimation। देखो BBS क्या है, आपको क्या है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, सपोज कोई आपकी स्लैब है, उसमें कितना स्टील लग रहा है, किस साइज का लग रहा है, कितने डाया का है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऑर्डर दोगे कि मेरे को इतना स्टील चाहिए सर, इतने डाया का चाहिए। तो उसके लिए जो सीट बनती है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, कट लेंथ कितना रखना है, शेप कितना, तो उसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, टेबल जैसी फॉर्म में रहता है। तो अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप बेटर फ्रेशर हो तो मैंने आपको उस तरीके से भी बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द मिक्स रेशियो पेंटिंग? देखो इसका जो मिक्स रेशियो है आपका ये है 1, 1.5 एंड 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीमेंट 1 पार्ट, सैंड आपका 1.5 और एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट 3 पार्ट। ये क्या है, बाई वॉल्यूम है। ठीक है, सपोज एक मैं पीपा वर्ड यूज करूँ या एक बॉक्स यूज करूँ, सपोज आपने एक बॉक्स सीमेंट लिया तो 1.5 बॉक्स आपको ये लेना है और 3 बॉक्स आपको एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट लेना है। ठीक है, 10 mm या और 20 mm भी हो सकता है। ठीक है, तो M20 का ये मिक्स रेशियो होता है, जनरल वर्क के लिए यूज करते हैं। और जो आपके बैचिंग प्लांट से कंक्रीट आता है ना, वो आपका बाई वेट आता है। ठीक है, आपने कंक्रीट प्लांट्स देखे होंगे। सो क्वेश्चन की जो डिमांड थी फिलहाल उतना था, तो मैंने उतना बताया, आपको आगे आएगा तो और ब्रीफ करूँगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट फ्लोर टू फ्लोर इन ए बिल्डिंग? फ्लोर टू फ्लोर हाइट जनरली वी टेक्स 3 मीटर 10 फीट, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा एक बात, बेसमेंट में नहीं ये एप्लीकेबल होगा। बेसमेंट की हाइट कई बार ज़्यादा भी रखते हैं। ठीक है, और कई बार कॉमर्शियल बिल्डिंग में 15 फीट तक भी ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट। सो लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप जनरली कहीं भी जाएंगे तो आपको 3 मीटर 10 फीट टू 12 फीट में ही दिख जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये कहीं पूछा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट था। सो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको प्रॉपर थोड़ा समय देके बताई हैं, क्योंकि कोई फ्रेशर है ना तो उसको टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, एनालाइज करने में। आई होप